नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। तो चौथे चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है, प्रचार का शोर थम चुका है। 3 चरणों में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, तमाम पार्टियों ने अपने अपने दावे पक्के कर लिए हैं। उन दावों को और रंग देने के लिए अब चौथा चरण सामने आ चुका है। लेकिन इस चौथे चरण में हम जैसा बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही पहले 2 चरण खत्म हुए थे, मुद्दे मैदान मोर्चा बदल गया, तो ठीक कुछ ऐसा ही इस चौथे चरण को के लिहाज से भी हम देख रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो प्रचार की ताकत में इस अभियान में पूरे जोर शोर के साथ जुटी रही, वहीं दमखम समाजवादी पार्टी ने भी दिखाया। लेकिन सीधे सीधे चौथे चरण के 9 जिलों की 60 सीटों पर जब 23 फरवरी को मतदान होगा, तो उसके पहले कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बम बनकर सामने गिर पड़े हैं। और इससे धड़ाम कौन होने वाला है, यह देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समाजवादियों का कनेक्शन आतंकवाद से जोड़ दिया है और उसमें साइकिल, जो कि समाजवादियों का चुनाव चिन्ह है, उसे लाकर इस पूरे के पूरे खेल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, वहीं समाजवादियों की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इसे देश का अपमान करार दिया जा रहा है। तो अपमान, अभिमान, स्वाभिमान की इस लड़ाई में सबसे बड़ी अंगड़ाई किसकी होती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है इस चुनावी जोर शोर में। आज इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ चुनावी रंगत लिए हुए खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम उनसे आपका परिचय कराएं, हिसाब किताब चौथे चरण का आपको समझाएं। उससे पहले देखिए चुनावी शोर में किस तरह से कितना दिखाई दे रहा है दमखम, और कौन कह रहा है कि हम किसी से कम नहीं। ये लोग जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। इधर बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदल रहे थे, अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया। हम पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को और देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन। चौथे चरण के हम चुनावी हिसाब किताब की अगर बात करते हैं तो देखिए, मतदान की तारीख 23 फरवरी है और इसी 23 फरवरी को 9 जिले की 60 सीटों पर मतदान होना है। इन 9 जिलों में जरा नजर डाल लेते हैं। पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले हैं। ये 9 जिले जिनकी 60 सीटों पर 23 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इन 60 सीटों का अगर 2017 के इतिहास पर नजर डालें, जो चुनावी जो नतीजे आए थे 2017 के, तो आप ध्यान दीजिए कि 60 में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। सपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस 2, अपना दल के कांग्रेस 2, बहुजन समाज पार्टी 2 और अपना दल के खाते में भी 1 सीट गई थी। तो ये जो चुनावी गणित है, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए उस इतिहास को दोहराने की एक चुनौती है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को एक बार नया इतिहास बनाने की जरूरत आन पड़ी है। और इसीलिए देखिए, चुनावी दमखम में, प्रचार के ताकत में, बयानों के भी बयान है, लेकिन इस बयान में अगर आतंकवाद आ जाता है, अगर आतंकवाद का मुद्दा सबसे सामने आ जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर का यह मुद्दा हर घर घर में गूंजने वाला है। और क्या इस गूंज का असर चुनाव पर पड़ेगा? आइए इसी सवाल के साथ आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। जरा टीवी स्क्रीन पर लेकर आए आज के मेहमानों को। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सत्येंद्र यादव जी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ने वाले हैं आनंद दुबे जी, और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर एसके दत्ता भी हमारे साथ पैनल का हिस्सा हो रहे हैं। स्क्रीन पर जरा लेकर आए। आइए सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेती हूं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप सभी का स्वागत। और सत्येंद्र जी, सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश का अपमान, अभिमान, इस पर ठेस पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन हकीकत तो यह भी है ना कि अगर आतंकवादियों के रिश्तेदारों के साथ अखिलेश यादव नजर आते हैं, अगर आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए
समाजवादी पार्टी पैरवी करती है, तो फिर यह सवाल भी बनता है। आपने बहुत सही सवाल किया और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके चैनल पे मैं इसका जवाब दूं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुस्तान की सारी एजेंसीज इनके अंडर में है। प्रधानमंत्री जिस तरह से बहुत ही बेबस और लाचारी की तरह से लोगों को ये सिर्फ एक नाटक रूपी एक मंचन करते फिर रहे रैलियों में, ऐसा लगता है कि बहुत ही कमजोर सरकार हो। सरकार ने चूड़ियां पहन ली, सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, एक बेचारगी में लोगों को, जनता को गुमराह करते फिर रहे हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान की रही बात माननीय मुलायम सिंह यादव की, हिंदुस्तान के बड़े नेता हैं, देश के नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, रक्षा मंत्री रहे थे हिंदुस्तान के, कई बार मुख्यमंत्री रहे, और माननीय अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, देश के दोनों बड़े नेता है, पार्टी एक बड़ा दल है हिंदुस्तान में। सरकार अब तक एक बात बताइए, इतना टाइम हो गया, कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? सरकार अभी तक कायनी मुकदमा दर्ज की, कायनी सबको जेल भेज देती है। ये सिर्फ टीवी पर जब तक चुनाव का चेहरा 5 बजे खत्म हो जाएगा, ये समय समय पर कभी किसानों को खपत से आंसू दिखाते, कभी कहते मैं तुम्हारा हमदर्दी हूँ, कभी कहते जाके कि मैं बच्चे जिंदा बचा रहा। इसका जवाब मैं आनंद दुबे से लूंगी। सत्येंद्र यादव जी, इसका जवाब आनंद दुबे से मैं जरूर लूंगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे था, जो सवाल आपने किया, इसका जवाब आनंद दुबे से जरूर लिया जाएगा। लेकिन सवाल मेरा सीधे सीधे था कि क्या इस देश की एक जानी मानी प्रसिद्ध पार्टी होने के नाते, उसकी नुमाइंदगी करने के नाते, एक आतंकवादी का साथ देना, आतंकवादियों को संरक्षण देना, क्या इस देश के लिए सही है? ये सिर्फ आप कह सकती हैं, ये आप कह सकती हैं, इसका कोई प्रमाण है? आप क्या कहना चाहते हो? क्या समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को संरक्षण नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सबूत कह रहे हैं। क्या ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी बेचैनी, आपकी असहजता ये बता गई कि मैंने आपकी दुखती रथ पर हाथ रख दिया, इसीलिए आपने कह दिया कि ये मैं पूछ सकती हूँ। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, इस देश की प्रवक्ता होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं आपसे पूछूं कि मैं इस देश का नागरिक एक ऐसी पार्टी पर भरोसा कैसे कर ले जो आतंकवादियों को संरक्षण देता हो। आतंकवादियों को अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कार्रवाई करी, तो मैं पूछ रही हूँ उनसे भी सवाल, और यही सवाल पूछूंगी उनसे, लेकिन पहले आपसे पूछूंगी, कि आतंकवादियों का संरक्षण क्यों? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक चलने वाला है, उसके बाद नहीं चलने वाला। हम चुनाव के बाद भी मिलेंगे, हम महासंग्राम को जारी रखेंगे और तब भी आपसे पूछेंगे और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछेंगे कि आतंकवादियों को संरक्षण क्यों। आप इस बात का जवाब दीजिए ना। मैं जा रही हूं आनंद दुबे से, यही सवाल करूंगी, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण क्यों, इस बात का जवाब तो दे दीजिए सत्येंद्र जी। अरे कोई संरक्षण नहीं है, कैसी बातें करती है? आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रही है? इसमें आपके पिताजी दोषी है कि आप दोषी हैं? पहले ये बताइए। और उसके बावजूद आप तिराए बात कर रही है, थर्ड पार्टी की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना? एक पिता को ये नहीं पता हो कि उसका पुत्र क्या करता है, तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? तो फिर परिवार की बेल कैसे चलती है, ये बात भी क्या मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को? डिसिप्लिन किसे कहते हैं, क्या ये भी बताना पड़ेगा? क्या ये भी बताना पड़ेगा कि 2012 में आपकी सरकार जब आई थी तो किस तरह से कचहरी ब्लास्ट के आरोपियों को, आतंकवादियों को सामाजिक समरसता के नाम पर आपने छुड़ाने की अपील तक की थी? वो तो कहिए कोर्ट की फटकार लग गई आपको। चलिए समझ में आ गया, आपके पास आज जवाब नहीं है। आनंद दुबे, सवाल मेरा आपसे भी है कि ठीक है, आप सब कुछ जानते थे, तो फिर क्या इंतजार चुनावों का हो रहा है? हाथ पैर तो किसी ने नहीं बांधे हैं, कीजिए ना कार्रवाई। यही बात तो कही जा रही है समाजवादियों की तरफ से। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि यह का फैसला है और कोर्ट ने 38 लोगों को उसमें फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा सुनाई है, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्रवाई तो हम लगातार कर रहे हैं, कार्रवाई तो हमने पाकिस्तान में घुसकर भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया, लेकिन उसका सबूत किसने मांगा? जा रहे हो? पाकिस्तान में आपने कोई झंडा नहीं फाड़ लिया, आप क्या बात कर रहे हैं?
बात कहाँ हो रही है, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? अरे लावनी जी चाइना इनको आपके बोलिए, 5 मैं ऐसे किलोमीटर डिबेट भीतर नहीं बसा है, करता हूँ। आपको शर्म अपने आती है? समय लाला में के कहा बोले, मिलेगी प्रधानमंत्री अपनी की? बात को अरे बोले, हमने तो सोचा था अपने लाला समय के पर दिखाएंगे। बोलिए, अपनी सत्येंद्र बात जी, आप बोलिए। खूब आरोप लगाइए, लेकिन ये कहे कि पूरी पाकिस्तान में क्या कार्रवाई की, आपने फिर से बता दिया कि आपका राष्ट्रवाद क्या है। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर आप बार बार अपने ही ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। कर लीजिए। आप बार सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर अपने ऊपर ही सवाल खड़ा करते हैं। आनंद दुबे कंटिन्यू करें, आप आपका आनंद दुबे कंटिन्यू करें। सत्येंद्र जी, तो आनंद जी दे रहे हैं आपकी बात का जवाब। इनको शांत कराइए तो मैं बोलूं। हाँ, बिल्कुल मैं बोलिए ऐसे आनंद डिबेट जी। तो करूंगा नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने खड़ा किया, कौन से लोग थे जिन्होंने सेना से उनके शौर्य के सबूत मांगे, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ और आजमगढ़ के संजयपुर के आतंकवादी उस एनकाउंटर में मारे गए, तो किस कांग्रेस के नेता ने कहा कि सोनिया गांधी जी रात भर रोई थी, उनको नींद नहीं आई थी, और दिग्विजय सिंह उनके दूत बनकर उसी आजमगढ़ में आतंकवादियों के परिवार से मिलने गए। समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे आतंकवादियों के घर गए, और अब जब उन आतंकवादियों के परिवार के साथ फोटो निकल रही है तो इन समाजवादी पार्टी के लोगों को बात करने में दिक्कत हो रही है। और तीसरा उदाहरण देता हूं, कुछ दिनों पहले लखनऊ में अंसार गजवतुल हिंद के जब मिनहाजुद्दीन और सिराजुद्दीन आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, और अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यह चुनाव को लेकर गिरफ्तारियां की जा रही है, उन्होंने आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाने की बात की। इसके अलावा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। उन्होंने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से की। इन्हीं के पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह हैं, वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो अंत में एक ही चीज कहूंगा कि जिस पार्टी को जिन्ना और पाकिस्तान से है प्यार, वो आतंकवादियों से कैसे करे इनकार। सत्येंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं इसके दत्ता जी के पास जाऊंगी। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में किसानों को गाय और सांड में फंसाया हुआ है। इस देश में युवा रोजगार मांगता है तो खालिस्तानी बताया जा रहा है। महंगाई के सामने राष्ट्रवाद के मुद्दे को दिमाग में घुसा जा रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देश में महंगाई चरम पर है, लोग आत्महत्या करने में मजबूर है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, और विपक्ष जब मजबूत भूमिका में आ रहा है तो उसको आतंकवाद से जोड़ने की शर्म भी नहीं आती है। कैसे देश में बोल सकते हैं अरे आप इतने कमजोर है, कायदी कार्रवाई कर पाए। पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाता था, यह आप ही की सरकार थी। आप अजय टेनी को जमानत मिल जाती है। देश के गृह मंत्री 12वीं और इंटर में फर्क नहीं जानते। बताइए शिक्षा का अभाव कितना है कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि 12वीं और इंटर में वो यही नहीं जानते क्या फर्क है। मोदी जी आतंकवादियों की पसंद साइकिल बताते, बताइए कौन सा गुणा भाग लगाते, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। अचानक दिल्ली जाके बताते ये वही मीडिया है 2000 के देखिए, इतना तो जरूर है, इतना तो जरूर है। देखिए दत्ता साहब, अब आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों पॉलिटिकल बॉडीज थे, मैंने आप दोनों को मौका दे दिया, लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है दत्ता साहब। देखिए, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, चुनाव का हमारा देश तो चुनावों का देश भी कहा जाता है, लेकिन मुद्दे जो होते हैं वो आते जाते नहीं है। जो समसामयिकता होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है चुनावी मुद्दों में। और अगर आतंकवाद का मुद्दा सामने आया है, अगर आतंकवादी कनेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं कह रही हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर निकल कर आता है तो वो देश के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो चौथे चरण के चुनाव से पहले ही आतंकवाद का मुद्दा जैसे ही इस चरण के पहले एंटर करता है, चुनावी बयार में पूरी दमखम के साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुद्दा अगर आतंकवाद से जुड़ा हुआ है तो ये सिर्फ एक चुनावी जुमला या चुनावी मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है, और इस पर राजनीति किस हद तक सही है। हम सीधे चलेंगे डॉक्टर दत्ता के पास। डॉक्टर दत्ता, मेरा पहले भी सवाल था और अब भी यही सवाल है कि आतंकवाद किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी से इसका जुड़ाव होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर दत्ता, बिल्कुल सही बात है कि ये देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और आतंकवाद तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे सर्वप्रिय होता है और सबसे ऊपर होता है देश की अखंडता और देश की हित। पर दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि कुछ पक्षपात राजनीति के कारण और कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर इस बात पे या तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं या तो कहीं ना कहीं पे
डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कुछ चीजों को खोदेरने की आवश्यकता है। इस पे शायद मेरे जो सपा के जो दोस्त बैठे हुए वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे, पर सच्चाई बताना आवश्यक होता है क्योंकि मैं पार्टी पक्ष से ऊपर हूँ। यूपीए की जब सरकार बनी थी और यूपीए की जब सरकार रही है जिसपे समाजवादी पार्टी एक हिस्सा रहे हैं यूपीए सरकार के, वो लोग उस गठबंधन के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। उस समय हर तरह के हथकंडे अपनाया गया था अफजल गुरु के फांसी को रोकने के लिए। बहुत तरह का प्रयास हुआ था और बहुत तरह के हथकंडे अपनाए गए थे और जिससे समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं ने बहुत बार कोशिश किया था राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति तक भी किसी तरह से इस फांसी को रोक दिया जाए और बहुत लंबा समय चला गया था अफजल गुरु के फांसी को लेके। उसके बाद एक और खुलासा करता हूं, वो है कसाब को लेके। कसाब का जब फांसी का जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया उसके बाद लगभग 75 आपके 84 डेज लग गया था उसके फांसी गया आपके क्लेमेंसी के लिए। वहां पे भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए थे, बहुत सारे डेलीगेशन गए थे जिसपे समाजवादी पार्टी के खुद के डेलीगेशन थे राष्ट्रपति भवन पे, जहां पे उन लोगों ने बहुत तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश किए थे, ये कहते हुए कि क्लेमेंसी का या फिर माफी रामा का किसी भी अपराधी के पास वो अधिकार होता है। आपका कसाब तो हमारे देश के नागरिक भी नहीं थे और अपराधी तो थे, वो घिनौना अपराधी थे और वो पाकिस्तान के नागरिक थे। तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि देश के हित के ऊपर क्या किसी भी पार्टी के लिए कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी हाल ही में जब अहमदाबाद कोर्ट ने जो आपका जो निर्णय सुनाया है आपके अहमदाबाद बम ब्लास्ट को लेके, इस पे जितने सारे लोगों को उम्र कैद की सजा या फिर सजाए मौत दिया गया है, उनमें से 2-3 ऐसे लोग हैं जो औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी गुजरात शाखा के मेंबर रहे हैं। अब इन सब चीजों का जवाब तो श्रीमान अखिलेश जी को देना पड़ेगा क्योंकि ये सब जवाब से तो भाग नहीं सकते हैं। सत्येंद्र जी, जवाब तो देना होगा ना। देखिए, इसीलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। 2-3 चीजें मैंने उठाया है और इससे स्पष्टीकरण देने की बहुत आवश्यकता है और इधर उधर दलीलों के आधार पे मैंने सबूत के आधार पे मैंने बताया है सारी चीजें, उसकी स्पष्टीकरण सबूत के आधार पे ही होना चाहिए। सत्येंद्र जी, सबूत है तो फिर बचाव किस बात का? देखिए ऐसा है, इन्होंने अपने पूरे कथारूपी प्रवचन में ये नहीं बता पाया कि क्या समाजवादी पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी, क्या देश के इतने बड़े नेता माननीय मुलायम सिंह यादव इन्वॉल्व थे, क्या अखिलेश यादव जी इन्वॉल्व थे, क्या भारत डेलीगेशन लेके क्यों गए थे राष्ट्रपति महोदय के पास? अरे कम से कम फांसी रोकवाने के लिए डेलीगेशन लेके क्यों गए थे? आप कहाँ पहुँच गए? ये संसद के जितने सारे प्रणाली है उससे नीचे गए ये सारी चीजें। राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के यहाँ पे किस वजह से गए थे? अफजल गुरु को लेकर चर्चा करने के लिए बिरयानी खाने गए थे क्या राष्ट्रपति भवन पे, या फिर अफजल गुरु से बिरयानी का पैकेट मिला था आपको? किस वजह से गए थे? जवाब दीजिए इस बात का। कसाब के फांसी रोकवाने के लिए हर तरह के देखिए, ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो परिस्थितियां बनी थी उन परिस्थितियों में अगर आपकी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था तो इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। तथ्यों के आधार पे बात कीजिए। यहाँ पे फजूल बकवास बातें कर रहे थे, चीजें बेबुनियाद साबित नहीं होता है। तथ्यों के आधार पे, प्रमाण के आधार पे जवाब दीजिए। अरे तालिबान का गुणगान क्यों गाए थे? आपके संसद में बाकायदा क्यों कहा था? तालिबान का जब तख्ता पलट हुआ अफगानिस्तान में, जब तालिबान आए तो स्वागत किस वजह से किए थे? गर्वित किस वजह से महसूस किए थे? तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में जवाब चाहिए ना इन सब चीजों का। जवाब है नहीं आप लोगों के पास। मुखौटा पहने हुए आप लोग और शर्म से कहना पड़ता है। देखिए, इतना तो जरूर है कि सवाल है तो सवालों के जवाब भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव के पास जवाब नहीं है। आखिरी 10 सेकंड में जरा दुबे साहब के पास आखिरी 10 सेकंड। आनंद दुबे जी, अब हवा का रुख ये कहा जा रहा है कि आप लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए सर।
दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी स्तर तक गिर जाती है और ऐसे में वो कभी पाकिस्तान, कभी जिन्ना, कभी आतंकवाद का समर्थन करती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति क्या इसकी रंगत या फिर इसको बेरंग करने के लिए चौथे चरण में मतदाता तैयार है? क्योंकि चौथा चरण बहुत खास होने वाला है। ये वो चौथा चरण है जिसमें सबसे ज्यादा कहा जा रहा है सीटें ऐसी है जो ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर ही चुनावी मैदान में उतरती हैं। तो किसका कितना असर होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन सत्ता का महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। हर रोज, हर दिन, हर मुद्दों के साथ हम आपके बीच है। ऑनलाइन सर्वे भी जारी है, चुनाव प्रक्रिया भी जारी है, लोकतंत्र को बचाने की प्रक्रिया भी जारी है और इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में है। चयन, चुनाव सब कुछ जनता को करना है। सरकार आपकी है, भाग्य विधाता भी आपको ही चुनना है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।